हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वैशाली अमृत के सामने आकर उसे घूरते हुए बोली, हमारी शौतनिया से बात कर रहे हो? अमृत वैशाली के हाथ को पकड़ उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, वो प्रॉब्लम में और काफ़ी परेशान है। वैशाली अमृत को तिरछी नज़र से घूरते हुए बोली, खुद एक सिर दर्द है, उसको क्या परेशानी हो? अमृत वैशाली के गाल पर किस करते हुए बोला, वैशाली तुम तो सबकी मदद करती ना, तो खुशहाली की क्यों नहीं करना चाहती? हमको इनसिक्योरिटी महसूस होती है उससे, काहे कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थे। वैशाली ने सीधा सीधा जवाब दिया। अमृत वैशाली के चेहरे को पकड़ कर बोला, वो सिर्फ मेरी एक्स है। वैशाली अमृत के हाथ को हटाते हुए बोली, हमसे ना ज़्यादा मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश नहीं करो, हो तो बेहतर है। वो तो तुम्हारी XYZ कुछ भी रहे थी तो तुम्हारे ही ना। अमृत वैशाली की बात पर खुद की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? वैशाली कुछ देर सोचकर बोले, हम अंधविश्वासी नहीं हैं। अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, इस बात को दिल पर नहीं ले रहा, वरना पता नहीं मैं क्या करता। वैशाली उसकी गोद से उठते हुए बोली, तुम चाहे दिल में लो चाहे कहीं और हो, वो हमको क्या करना। अमृत गहरी सांस लेकर बोला, चलो शाम हो गई है, कुछ देर में पूजा करने का वक्त हो जाएगा। वैशाली अमृत को इग्नोर करके क्लोजेट की तरफ चली जाती। इधर पूजा की सारी तैयारियां चल रही थी। जैसा कि रुद्र ने कहा था, वो मनाली जा चुका था और फलक आज अकेले सारंग बिल्ला आई हुई थी। फलक सब लोगों से मिलते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी विप्लव उसके बगल में आकर बैठते हुए बोला, तुम अकेले यहाँ क्यों मंडरा रही हो? फलक अचानक विप्लव की बात पर अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, तुम सच में एक नंबर के भूत हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। विप्लव खुश होते हुए बोला, मुझे ढूंढ रही थी? क्या मैं तुम्हारा कोई काम करने वाला हूँ? फलक विप्लव की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, मुझे तुमसे कुछ काम है। विप्लव कन्फ्यूजन में फलक की तरफ देखने लगता है तो फलक उसके कान में कुछ कहती है। फलक की बात सुनकर विप्लव थोड़ा घबराते हुए फलक से बोला, अगर भाई ने पकड़ लिया तो मुझे बिना फ्राई करे कच्चा खा जाएंगे। फलक टिकट विप्लव के सामने रखते हुए बोली, तुम्हें एनिमी बहुत पसंद है ना? अभी थिएटर में एक नया एनिमी मूवी लगा है, अगर तुम मेरा काम करते हो तब दूंगी, वरना नहीं दूंगी। विप्लव टिकट को देखते हुए मुंह बनाकर बोला, तुम बेरोजगारों का मजाक उड़ा रही हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। फलक एक और टिकट निकाल कर बोली, तुम जिसे चाहो उसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। विप्लव अपने दांत दिखाते हुए बोला, 2 टिकट और मिलेगी क्या? फिर मैं जान देने को भी तैयार हूँ। फलक अपनी आंखें छोटी करके बोली, 2 टिकट एक्स्ट्रा चार्ज क्यों कर रहे हो? विप्लव हेलो से फलक के हाथ से टिकट लेकर उसे दिखाते हुए, एक टिकट मेरा और एक टिकट मेरे विक्की भाई का। 2 टिकट दोगी तो एक मेरी बनी जाएगी और एक मेरी मोटी जाएगी, तो 2 टिकट पक्का। फिर मैं करूँगा। फलक विप्लव के बात और उससे क्यूटनेस पर उसके गाल को पकड़ खींचते हुए बोली, बापी तू कितना क्यूट है, सबके बारे में कितना सोचता है। विप्लव फलक के बात पर मुस्कुराते हुए अपने गाल को छुरा देता है। तभी शोभित वहाँ पर आ जाता है। शोभित उन दोनों को देखते हुए विप्लव से बोला, बापी मेरे कमरे में आओ। विप्लव शोभित की कठोर आवाज़ पर जल्दी से खड़ा होते हुए बोला, क्यों भाई, क्या हुआ? शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, जितना कहा जाए उतना करो, मुझसे सवाल मत पूछो, आओ। इतना कहकर शोभित अपने कमरे की तरफ चला जाता है। विप्लव छोटा सा मुंह बनाकर खुद से बोला, इन्हें क्या हो गया है, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? इतना सोचते हुए विप्लव फलक को बाय कहकर शोभित के पीछे उसके कमरे की तरफ चला जाता है। फलक वहीं पर बैठी दुर्गा माता को देखने लगती है तो निधि जी उसके लिए चाय लाकर उसे देते हुए कहती है, बेटा ये तुम्हारे लिए चाय। फलक निधि जी के हाथ से चाय लेकर कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए निधि जी से बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी आंटी। निधि जी फलक की बात पर थोड़ी सी हैरानी होते हुए बोली, मुझसे बात करनी थी क्या? फलक अपने दोनों हाथ बांध कर बोली, मुझे आपसे अकेले में बात करना है। निधि जी फलक के तेवर देखते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, चलो मेरे कमरे में चलते। इतना कहकर निधि जी फलक को लेकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शोभित का कमरा। विप्लव जब कमरे में आता है तो देखता है अदिति पहले से ही सिर झुकाकर सोफे पर बैठी हुई थी। शोभित अपने पैंट के दोनों जेब में हाथ डाले विप्लव की तरफ पीठ करके खड़ा सख्त आवाज में बोला, कमरे का दरवाज़ा बंद करो।
विप्लव कमरे का दरवाज़ा बंद करके बोला, हो गया? क्या हो गया? शोभित पलटकर विप्लव को घूरने के बाद अपना लैपटॉप ऑन कर यूनिवर्सिटी साइट को ओपन कर विप्लव की तरफ घुमाते हुए बोला, ये क्या है? विप्लव एक नज़र शोभित को देखने के बाद लैपटॉप को देखता है जिसमें ड्रामा क्लब में हुए बॉबी और उसके किसिंग सीन को थोड़ा एडिट करके बार बार दिखाया जा रहा था। विप्लव के माथे पर ठंडे पसीने आ जाते हैं। वही शोभित विप्लव के घबराई हुई शक्ल को देखते हुए कहता है, इसलिए जाते हो तुम यूनिवर्सिटी? विप्लव शोभित की बात पर अपनी बात को रखते हुए बोला, भाई मेरी बात सुनिए। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, सीरियसली नया कौन सा एक्सप्लेनेशन देने वाले हो? पहले क्लब में जाकर रिया और विकी के साथ तमाशा करते थे और अब यूनिवर्सिटी में बेशर्मी भरी हरकतें करते फिर रहे। आदित्य शोभित के गुस्से भरी आवाज़ पर धीरे से बोली, सीनियर उसकी बात, तुम चुप रहो। शोभित ने आदित्य को चमकाते हुए कहा। आदित्य शोभित को वार्निंग पर चुप हो जाती है। वहीं विप्लव की आंखों में हल्की नमी तैर जाती है। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? वापी। विप्लव शोभित की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मैं बेवजह एक्सप्लेन नहीं करता, मेरी कोई गलती नहीं है। शोभित विप्लव के सामने खड़ा होकर बोला, चलो मुझे कोई अच्छा सॉलिड सा रीजन बताओ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विप्लव सिर ऊपर कर शोभित की तरफ देखते हुए बोला, बॉबी ने मुझे किस किया था, मैंने उसे थप्पड़ भी मारा। मुझे नहीं पता इस तरीके से एडिट किसने किया कि मैंने उसे किस किया है। आदित्य विप्लव का साथ देते हुए शोभित से बोले, वापी बिल्कुल सही कह रहा है। शोभित आदित्य को घूरते हुए बोला, मैंने कहा ना तुम चुप रहो, बात कर रहा हूँ ना। आदित्य शोभित की बात पर मुंह बनाते हुए चुप हो जाते हैं। वही शोभित विप्लव की पूरी बात पर उसे घूरते हुए बोला, तुम कहना चाहते हो कि अदिति की क्लासमेट ने तुम्हें आकर खुद किस किया और तुमने उसे थप्पड़ मारा, तो इस क्लिप में वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? अदिति शोभित की बात पर खड़ी होकर बोली, अरे मैं तो हूँ ना, एविडेंस में थी वहाँ पर। विप्लव अदिति को हाथ दिखाते हुए, तुम चुप रहो। फिर शोभित की तरफ देखते हुए बोला, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। शोभित गहरी सांस लेकर बोला, वापी यहाँ पर बात ट्रस्ट की नहीं हो रही है, रेपुटेशन की हो रही है। अगर तुम्हारे कॉलेज में हुए बर्ताव के बारे में मोम या भाई में से किसी को भी पता चल गया, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। विप्लव शोभित की बात पर अपना पैर पटकते हुए गुस्से से बोला, इसलिए मैं इस घर में नहीं रहता, इसलिए मैं हमेशा बाहर रहता हूँ, क्योंकि इस घर वाले को सिर्फ अपनी रेपुटेशन की परी होती है, किसी की बात सुनता ही नहीं है कोई। शोभित विप्लव को घूर कर बोला, विप्लव तमीज से रहो, ये मत भूलो कि तुम इसी घर में रहते हो। विप्लव अपनी आंखों में नमी लिए बोला, तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा नानू के पास, नहीं आऊँगा कभी देखना इस घर में। इतना कहकर विप्लव गुस्से में शोभित के कमरे से बाहर चला जाता है। आदित्य अपनी आंखों में गुस्सा लिए शोभित की तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, आपने हमारे वापी पर यकीन नहीं किया। वो सही कह रहा था, बॉबी ने उसे किस किया था, उसने थप्पड़ भी मारा। मुझे आपसे बात नहीं करना। इतना कहकर अदिति भी कमरे से बाहर चली जाती है। शोभित उन दोनों को जाता हुआ देख गहरी सांस लेकर अपना फ़ोन निकालता है और डेविड को कॉल करता है। दूसरी तरफ से डेविड कॉल अटेंड करते हुए बोला, मैंने यूनिवर्सिटी पोर्ट से सारे वीडियो डिलीट कर दिया। शोभित डेविड के बात पर बोला, देखना आगे फिर से ऐसा कुछ भी ना हो। डेविड हल्का मजाक करते हुए बोला, लेकिन कुछ भी कहो, छोटे खरगोश में काफ़ी खूबसूरत लड़की को किस किया है। शोभित डेविड की बात पर गुस्से से बोला, अपना बकवास करना बंद करो। इतना कहकर शोभित कॉल कट कर देता है। इधर अदिति का कमरा। निधि जी अपने हाथ में पकड़े फोटो को फटी आंखों से देख रही थी। वहीं फलक निधि जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते हुए बोली, मैंने आपसे कुछ पूछा आंटी, क्या मेरे पापा और आप साथ में पढ़े हो? निधि जी फलक की बात पर उस फोटो को फलक की तरफ बढ़ाते हुए बोली, नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। फलक निधि जी के चेहरे के घबराहट को देखते हुए बोली, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मॉम अक्सर बताया करती थी कि उनसे शादी से पहले
पापा किसी और को पसंद करते थे, लेकिन फैमिली फोर्स के कारण उन्होंने उनसे शादी कर ली। मैं बस इसी चीज़ को जानना चाहती थी। निधि जी फलक की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, शायद वो कोई और थी, मैं नहीं। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। निधि जी की बात सुन फलक उनके हाथ से फोटोग्राफ्स लेकर अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, मैं और कुछ नहीं जानना चाहती। इतना कहकर फलक कमरे से बाहर चली जाती है। फलक को जाता हुआ देखकर निधि जी एक गहरी सांस लेकर खुद से बोले, तुम्हारे घटिया कारनामों को तुम्हारी बेटी के सामने रखकर उसके दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है ना शैलेंद्र, उसे खत्म नहीं करना चाहती, वरना अभी जी चाहता है कि सब कुछ बता दूं कि तुम कितने घटिया इंसान हो। इतना सोचते हुए निधि जी खुद को नॉर्मल करती है और छत की तरफ चली जाती है। इधर विक्रम आरू को बार बार परेशान कर रहा था और आरू साड़ी पहनने की कोशिश कर रहे थे, जिस कारण विक्रम सब कभी जाते हुए उसके कमर पर चिमटी करता तो कभी उसके गालों का पर बाइट करता, जिस कारण आरू पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। विक्रम वॉशरूम से बाहर आकर एक बार फिर आरू को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो आरू उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए उसे बिस्तर पर धकेल उसके ऊपर आ उसके कमर पर बैठकर बोली, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? विक्रम आरू की गहरी नाभि को देखते हुए बोला, तुम काफ़ी ग्लो कर रही हैं। आरू विक्रम की नज़र को फॉलो करते हुए जल्दी से साड़ी के पल्लू से अपने कमर को ढक कर विक्रम को घूरते हुए बोली, आप बहुत बेशरम हो। विक्रम आरू को पलटकर उसके ऊपर जाकर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, इतनी खूबसूरत बीवी के सामने होते हुए इंसान बेशर्मी ना करे तो और क्या करे। आरू विक्रम की बात पर अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, आज मेरे फैमिली वाले लोग आ रहे हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे रेडी होने दीजिए। विक्रम धीरे धीरे आरू के कान और नेक पर अपने होंठ चलाते हुए बोला, मेरी साली तो पर रहती है, उससे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है? विक्रम की मधुर सांसों को अपने इतने करीब महसूस कर आरू के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है और वो विक्रम के बालों में हाथ डालकर उसे महसूस करने लगती है। विक्रम तिरछी मुस्कान के साथ आरू के कान से होते हुए गाल पर अपने होंठ चलाते हुए उसके होठों पर होंठ रख देता है तो आरू की पकड़ विक्रम के बालों पर मजबूत हो जाती है। विक्रम बड़ी शिद्दत से आरू को किस करने लगता है। आरू के गाल धीरे धीरे लाल होने लगते हैं। विक्रम करीब 2 मिनट के बाद लंबी किस के बाद बगल में लेटते हुए बोला, अभी पूजा करने जाना है, आज रात नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आरू गहरी सांस लेते हुए बिस्तर से उठकर अपनी साड़ी को पहनने लगते हैं। उसका पूरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था। विक्रम रेडी हो रही आरू को देखते हुए एक बार फिर उसके कमर पर चूमने लगता है, जिस पर आरू गुस्से से कहती है, एक तो ये साड़ी मुझसे बन नहीं रही है और आपका दिन भर मुझे परेशान करना, जाइए कमरे से बाहर। विक्रम आरू को घूरने के बाद बोला, पहले बोलना चाहिए था कि साड़ी नहीं बन रही है, जिस पर आरू साड़ी को बनाना छोड़ अपने दोनों हाथ बांध कर बोली, अब ये मत कहिएगा कि आपको साड़ी बांधनी आती है। जिस पर विक्रम खिसियानी मुस्कान के साथ बोला, मैं खुद की इज्जत का पोपट क्यों करने लगा? मैं तो कह रहा था किसी को बुला देता हूँ मैं तुम्हें पहनने के लिए। मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, मुझे साड़ी बनानी कहाँ से आएगी? आरू विक्रम को इग्नोर करके फिर से अपनी साड़ी बनाने लगती है। विक्रम कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।